दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। एनसीएल का एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी को पता है होना है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, सभी क्वेश्चंस को हम विस्तार से एक्सप्लेन भी करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ जाएंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर आप इसे ज़रूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में विजिट करके प्रीवियस अपलोडेड वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। साथियों, ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट नंबर 59 है। यदि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर में क्या समरूपता होती है, कहाँ समानता होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों के स्टेटर में सिमिलरिटी होती है, दोनों का स्टेटर एक जैसा होता है। 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली फेज डिफरेंस पर 3 वाइंडिंग होती है। तीनों वाइंडिंग के 6 सिरे U1 U2 V1 V2 और W1 W2 बाहर टर्मिनल बॉक्स पर लाए जाते हैं, जहां हम उन्हें स्टार या डेल्टा में जोड़ करके 3 फेज की सप्लाई से संयोजित करते हैं और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दोनों मोटर में स्टेटर बिल्कुल एक जैसा होता है, जबकि रोटर में दोनों में डिफरेंस है। एक में शॉर्ट सर्किटेड चालक है, दूसरे का वाउंड रोटर होता है। स्टार्टिंग मेथड की यदि मैं बात करूं तो स्लिप रिंग मोटर को रोटर रियोस्टेट से स्टार्ट किया जाता है, जबकि स्लिप रिंग मोटर के अपने पास स्क्विरल केज मोटर के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। स्लिप रिंग मोटर को रोटर रियोस्टेट से स्टार्ट करते हैं, जबकि केज मोटर को स्टार्ट करने के 3 ऑप्शन है, DOL, स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। वहीं स्पीड कंट्रोल की बात करें तो स्लिप रिंग मोटर के लिए तो रोटर रियोस्टेट स्टार्ट करने के साथ साथ स्पीड कंट्रोल का मेथड भी है, जबकि केज मोटर में हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए अलग विधियां अपना सकते हैं। अभी हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है। दोनों मोटर के स्टेटर में सिमिलरिटी होती है। अगला हमारा सवाल है कि कौन सा पावर एम्पलीफायर इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसमें आउटपुट की धारा इनपुट के एक पूरे चक्कर प्रवाहित होने के बाद हमें प्राप्त होती हो। यानी सीधा सा सवाल ये है कि हमसे ये पूछा गया है कि इनपुट और आउटपुट में 360 डिग्री का फेज अंतर किसमें होता है। साथियों, क्लास ए में 360 का डिफरेंस होता है, हम सब जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला हमारा सवाल है कि 200 वोल्ट वाले एक परिपथ में 10 एम्पियर की करंट है और वो भी अग्रगामी है, यानी लीडिंग करंट प्रवाहित हो रही है। यदि 1000 वाट की पावर कंजप्शन उसमें हो रही हो तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा। साथियों, हमें ये नहीं बताया कि सर्किट कैसा है। याद रखें, जब इतनी सी बात सिंपल बताए तो 200 वोल्ट है, इसलिए हम सिंगल फेज मानते हुए चलेंगे। सिंगल फेज में पावर के लिए फॉर्मूला रहता है कि P बराबर VI cos फाई होता है। पावर वाट में हमें दे रखी है 1000, वोल्टेज का मान 200 और करंट का मान 10 एम्पियर दिया हुआ था, यानी 1000 में 2000 का भाग देना है। दोस्तों उत्तर आएगा 0.5। देखिए, करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चल रही है, यानी लीड कर रही है, इसलिए पावर फैक्टर भी लीडिंग ही होगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा, 0.5 लीडिंग इसका आंसर आएगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, मिस मैच हो गया या इनकोरेक्टली मैच किया हुआ है। SCR में 3 जंक्शन होते हैं, नो डाउट ये बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है। UJT में 1 जंक्शन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। PN डायोड में 2 जंक्शन लिख दिया दोस्तों, ये गलत हो गया। PN डायोड में भी एक ही जंक्शन होता है, जहां P और N का मिलन होता है। वहीं शॉर्ट की डायोड की मैं बात करूं तो उसमें 0 जंक्शन, यानी कोई जंक्शन नहीं होता है शॉर्ट की डायोड में, तो ये भी हमारा सही हो गया। हमसे पूछा गया था कि गलत सुमेलित कौन सा है, तो सी ऑप्शन है, PN डायोड में 2 जंक्शन नहीं होते, ये गलत सुमेलित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक बेस यूनिट नहीं है। दोस्तों, इकाइयाँ एक बेस यूनिट होती है और दूसरी ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है।
या सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोलते हैं, पूरक इकाइयाँ बोलते हैं। देखो बेस यूनिट का मतलब होता है जो सीधी सीधी इकाई हो, जैसे वाट है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, ये सब बेस यूनिट में आती है। जैसे देखो जूल प्रति सेकंड है, तो जूल प्रति सेकंड और वाट बराबर ही होते हैं, 1 जूल प्रति सेकंड और 1 वाट बराबर होते हैं। लेकिन वाट जो है ये बेस यूनिट है, जबकि जूल प्रति सेकंड जो है ये बेस नहीं, व्यू उत्पन्न इकाई है, ड्राइव्ड यूनिट बोला जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, वाट जो है वो बेस यूनिट है, जबकि जूल प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर और कूलाम प्रति वोल्ट ये सब की सब कौन सी है, ड्राइव्ड यूनिट यानी व्यू उत्पन्न इकाइयाँ हैं। इनकी दूसरी इकाई बन सकती है, जैसे न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, तो जूल जो है ये बेस यूनिट है। अगला हमारा सवाल है, एक एंड गेट की इनपुट 0 तथा 1 है, इसकी आउटपुट कितनी होगी। दोस्तों एंड गेट जो है ना ये सीरीज संयोजित वन वे स्विच की भांति होता है। अब देखिए सीरीज स्विच वन वे की तरह बात मैं यदि करूं तो एक स्विच हमने ऑन कर दिया जबकि दूसरा स्विच ऑन नहीं किया, तो क्या सर्किट हमारा काम करेगा, नहीं। यानी एंड गेट की जो आउटपुट होती है वो ए इंटू बी होती है, तो 0 इंटू ए करेंगे तो आउटपुट 0 ही मिलेगा हमें। जब तक एंड गेट में दोनों इनपुट 1 1 नहीं होते तब तक आउटपुट में 1 प्राप्त नहीं होता है। एक एंड गेट में आउटपुट केवल तब हाई होता है जब सभी इनपुट हाई हो, यानी 0 0 है तब भी 0 मिलेगा, 0 1 है तब भी 0 होगा, 1 और 0 है तब भी 0 ही होगा। जब दोनों 1 और 1 हो तब आउटपुट में 1 प्राप्त होता है। एंड गेट की बात हो रही है। अगला हमारा सवाल है कि एक एमीटर की रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध लगाया जाता है और इस लो रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं, यानी शंट का यूज करते हुए एमीटर की रेंज बढ़ाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोधक जोड़ते हैं जिसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एन चैनल एफईटी में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। दोस्तों याद रखना एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूनिपोलर कहा जाता है। यूनिपोलर का मतलब है कि इसमें धारा का प्रवाह या तो होल के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, दोनों के कारण नहीं। वहीं बीजेटी और डायोड की यदि मैं बात करूं तो उसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है, जबकि एफईटी में दोनों में से किसी एक के कारण प्रवाह होता है, इसलिए इसको यूनिपोलर कहा गया। अब यदि एन चैनल है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, यदि पी चैनल होती तो होल्स के कारण धारा का प्रवाह इसमें होता। अगला हमारा सवाल है, डीसी शंट मोटर की फील्ड कॉइल को यदि नो लोड पर ओपन छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यानी भार नहीं था मोटर पर और फील्ड ओपन हो गई। दोस्तों डीसी मशीनों की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विलोमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि फील्ड का फ्लक्स 0 हो गया तो श्योर है ना गति अनंत हो जाएगी, मोटर तीव्र गति से चलेगी और आर्मेचर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उस अपकेंद्रीय बल के कारण आर्मेचर बाहर तक निकल करके आ सकता है। हाँ यदि भार पर होती ना तो फिर फ्लक्स 0 होने से टॉर्क 0 हो गया, फिर आर्मेचर चल नहीं पाता। लोड के साथ यदि कपलिंग होती ना तो रुक जाती मोटर फील्ड ओपन होने से, लेकिन नो लोड है ना तो नो लोड पे टॉर्क तो ज़रूरत है नहीं। ध्यान रखें दोस्तों, लोड पर है कि नो लोड पर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। अगला हमारा सवाल है कि पीटीसी प्रतिरोधक किस प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। पीटीसी को पूरा अपन बोलें तो ये होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऐसे प्रतिरोधक जिनका ताप गुणांक धनात्मक होता है, और इनको हम सेंसिटर बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं थर्मिस्टर, वेरिस्टर और एलडीआर ये एनटीसी ही होते हैं। एनटीसी बोलें तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वेरिस्टर हम वीडीआर को बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट जो रजिस्टर होते हैं ना वो वेरिस्टर कहलाते हैं, और जो थर्मिस्टर है उसको एनटीसी बोलते हैं। यानी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए कि एनटीसी क्या होते हैं तो थर्मिस्टर एनटीसी होता है, पीटीसी कौन है, सेंसिटर है, वीडीआर क्या है, वेरिस्टर है। अगला हमारा सवाल है कि एक साइन वेव की कोणीय आवृत्ति 80 पाई है, बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। दोस्तों कोणीय आवृत्ति जो होती है ना इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, ध्यान रखना, और इसका मान जो है वो अपन को 80 पाई दिया है।
लेकिन आपको बता दूं, ये जो ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये 2πf के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है? 2 × π × f के। देखिए अब यदि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 2π से डिवाइड कर देंगे ना, 2π से जब इसका में भाग देंगे तो उत्तर आएगा 40 हर्ट्ज। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा 40 हर्ट्ज। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट कौन सा है? देखो, डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट, इंडक्शन मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट और ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। डीसी मोटर का स्विनबर्न टेस्ट जो है ना, ये अलग होता है। ये तीनों एक तरह से लोड टेस्ट होते हैं, जो कि स्विनबर्न नो लोड टेस्ट की तरह होता है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। डीसी मोटर का स्विनबर्न टेस्ट इन तीनों टेस्ट से डिफरेंट है। और यदि वैसे देखा जाए तो ये सब भार, पूर्ण भार की तरह होते हैं, और स्विनबर्न टेस्ट जो है ये शून्य भार टेस्ट की तरह होता है। यानी ये ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के समान होता है, इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट के समान होता है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है? दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ दो तरह से होता है, एक स्थैतिक, दूसरा गतिज। जनरेटरों में जो उत्पन्न होता है वो गतिज होता है, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में जो होता है वो स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, ट्रांसफार्मर। लेकिन यदि इंडक्शन मोटर ऑप्शन होता तो वो भी करते हैं, हम ध्यान रखें। सिर्फ मोटर दिया हुआ है इसलिए नहीं करेंगे। और अल्टरनेटर हो या डीसी जनरेटर हो, इन दोनों में डायनेमिक होता है। डायनेमिक बोलें तो गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है। अगला हमारा सवाल है, एक एसी डीसी कन्वर्टर में निम्न में से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो आउटपुट डीसी वोल्टेज की क्वालिटी को संकेत करता है या क्वालिटी देगा? यानी आउटपुट में डीसी जो है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ये उस कन्वर्टर की रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बताएगी। ये कितना रेक्टिफाई कर पाता है। जितनी रेक्टिफिकेशन की यानी दृष्टिकरण की एफिशिएंसी, छानने की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, तो यही फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि आउट को कितनी शुद्ध डीसी मिलेगी। रिपल्स जो है वो कितने होंगे, कितने कम होंगे। जो एसी फैक्टर्स है वो कितना कम होगा। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जितनी हाई होगी, डीसी उतनी अधिक, रिपल उतने ही कम होते हैं। अगला हमारा सवाल है कि VAR किसकी इकाई है? दोस्तों, ये प्रतिघाती शक्ति, रिएक्टिव पावर की इकाई होती है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसको कहा जाता है। अपरेंट पावर की इकाई VA होती है, KVA MVA भी हो सकती है। वास्तविक शक्ति की इकाई वाट होती है, किलोवाट मेगावाट तक भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन एमीटर की कॉइल कैसी होती है? MI टाइप जो एमीटर होते हैं इसकी कॉइल मोटे तार और कम टर्न की होती है। वहीं MI टाइप जो वोल्ट मीटर होते हैं वो पतले तार और अधिक टर्न की कॉइल के बने होते हैं। मोटे तार कम टर्न की होने के कारण कॉइल का रेजिस्टेंस कम हो गया। वैसे भी हमें एमीटर का प्रतिरोध कम रखना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गैस डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश का उत्पन्न कैसे होता है? जैसे सोडियम वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया। तो इन सब में जो प्रकाश का उत्पन्न होता है वो गैस आयनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, यानी वेपर या गैस का आयोनाइजेशन होता है। वहीं इनकेंडिसेंट लैंप में यदि बात की जाए तो तापीय उत्सर्जन होता है। अगला हमारा सवाल है, 240 वोल्ट पर एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ 230 वोल्ट है। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो बताइए आर्मेचर का करंट कितना होगा? दोस्तों, डीसी मोटर में आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध, V माइनस EB अपॉन RA करना है। देखिए, वोल्टेज में से जब आप बैक ईएमएफ घटाएंगे तो 10 आएगा, रेजिस्टेंस 0.5 दिया हुआ है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी 20 एम्पियर, यानी आर्मेचर धारा का मान कितना है? 20 एम्पियर। दोस्तों, हो सकता है ये क्वेश्चन आसान हो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको आने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हम भी आपको रिपीट करवाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला हमारा सवाल है कि केबल में आर्मरिंग जो है वो के ऊपर का भाग होता है, यानी किसके ऊपर का भाग आर्मरिंग होती है? दोस्तों, याद रखें, किसी भी एग्जाम में आपको अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, देखो, आर्मर्ड जो होती है ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील की होती है और ये बेडिंग के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, जो बेडिंग होता है उसके ठीक ऊपर आर्मरिंग होती है
और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा, बेडिंग के ऊपर होती है, क्योंकि ये मेटालिक सीथ में आर्मर्ड ना बैठ जाए इसलिए होती है। बेडिंग जो होती है ना, ये मेटालिक सीथ धात्विक कवच को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अगला हमारा सवाल है कि लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन दोष होने का कारण क्या है। देखो सल्फेशन दोष क्या होता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बनती है, ध्यान रखना। चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव लेड पर ऑक्साइड की और नेगेटिव स्पंजी लेड की होती है, लेकिन जब डिस्चार्ज होती है तो दोनों लेड सल्फेट की हो जाती है और वो सूखने लग जाती है, टफनेस आती है, वो सल्फेशन कहलाता है। तो ये अपूर्ण आवेशन के कारण होता है, यानी बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं होगी तो लेड सल्फेट रहेगा और सल्फेट होने से सल्फेशन दोष आएगा। ट्रिकल चार्जिंग तो सल्फेशन दोष का निवारण है, जबकि हेवी डिस्चार्जिंग या हेवी चार्जिंग करेंगे तो बकलिंग नाम का दोष उत्पन्न होगा लेड एसिड बैटरी में। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं। गति नियत किसकी नहीं रहती, यूनिवर्सल मोटर की नहीं रहती। इस मोटर का स्पीड भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कम भार पर अधिक गति, उच्च भार पर निम्न गति, तभी तो हम नो लोड पे ऑपरेट नहीं करवाते। मोटर की स्पीड 3000 से लेकर 18000 आरपीएम तक हो सकती है। अगला हमारा सवाल है कि डीसी शंट जनरेटर 250 वोल्ट पर एक भार को 10 एम्पियर की धारा प्रदान करता है। फील्ड का प्रतिरोध 250 ओम है। आर्मेचर धारा की गणना करें। डीसी जनरेटर में आर्मेचर धारा जो है वो लोड करंट और शंट फील्ड करंट के योग के बराबर होती है दोस्तों। लोड की करंट सीधे सीधे 10 एम्पियर दे रखा है, लेकिन शंट फील्ड की धारा नहीं दे रखी। शंट फील्ड की धारा ज्ञात करने के लिए V/RSH का फॉर्मूला अपनाएंगे। 250 वोल्ट है, 250 ओम प्रतिरोध है, शंट फील्ड का करंट आएगा 1 एम्पियर। देखो लोड की करंट 10 एम्पियर, शंट फील्ड की धारा आई 1 एम्पियर, दोनों को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 11 एम्पियर। यानी आर्मेचर में से प्रवाहित होने वाले उस करंट का मान कितना है, 11 एम्पियर है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी इस बार सही मैच हमने कराया है, कोरेक्टली मैच कौन सा है। कंडक्टेंस हेनरी में नहीं होता, कंडक्टेंस की इकाई साइमन या महो होती है, ये गलत मिसमैच था। रिएक्टेंस की इकाई ओम होती है, चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, तो ये सही जुड़ा हुआ है। इम्पीडेंस महो में नहीं होता, इम्पीडेंस भी ओम में ही होता है। कैपेसिटेंस कुलाम में नहीं होता, कैपेसिटेंस फेराड में होता है। कुलाम जो है वो चार्ज की इकाई होती है। बी ऑप्शन रहेगा, रिएक्टेंस ओम में होता है, ये सही सुमेलित किया हुआ है। अगला सवाल था VFD का पूरा नाम क्या है, ये तो मैं करवा चुका हूँ पहले। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, इसको AFD भी बोल सकते हैं, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हालांकि आजकल VFD आ गया है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव चल रहा है, ध्यान रखें। अगला हमारा सवाल है कि ट्रांसफार्मर में कोर हानि स्थिर रहती है, यानी जो लोहे हानियाँ होती है, कोर हानियाँ इसी को बोलते हैं, वो कब स्थिर रहती है। तो हम सब जानते हैं प्रत्येक भार पर रहती है। वो नो लोड पे भी उतनी होती है, वो हाफ लोड पे भी उतनी होती है, वो 75% पर भी उतनी होती है, फुल लोड पर भी उतनी होती है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, किसी भी भार पर वो हमेशा स्थिर ही रहती है। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर करें।